कीर्ति की माँ मीरा का देहांत उसके बचपन में ही हो जाता है। उसके पापा रविकांत कीर्ति को माँ का प्यार मिले इसलिए वो अनीता से दूसरी शादी करते हैं। कीर्ति की सौतेली माँ अनीता के 2 बच्चे रहते हैं, नेहा और वीर। अनीता केवल अपने बच्चों को ही प्यार करती और कीर्ति को हरदम डांटती रहती। ए लड़की, तूने वीर और नेहा के कपड़े साफ किए कि नहीं? कीर्ति डरी सहमी हुई सी बोली। जी माँ, मैंने वीर और नेहा के सारे कपड़े साफ कर दिए हैं। और खाना, वो अभी तक बना कि नहीं? पता है ना, आज मेरे वीर को चाउमीन खाने का मन है। जी, वो भी तैयार है माँ। आप लोग बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। धीरे धीरे समय बीतने लगा और कीर्ति के पापा रविकांत को कैंसर नामक बीमारी ने जकड़ लिया। वो दिन भर बेड पर पड़े रहते थे। एक दिन, कीर्ति बेटी, मुझे लगता है अब मेरा आखिरी समय आ गया है। मेरे जाने के बाद तुम अपना ख्याल रखना और अनीता को अपनी माँ जैसा ही समझना बेटी। नहीं पिताजी, ऐसा मत बोलिए। मैं अभी आपको एक औषधि बना कर देती हूँ जिससे आपको कुछ राहत मिलेगी। कीर्ति अपने पिता रविकांत को एक औषधि बनाकर पिलाती है, लेकिन अगले ही दिन रविकांत का देहांत हो जाता है। रविकांत के देहांत का जिम्मेदार अनीता कीर्ति को ठहराती है, क्योंकि उसके औषधि पिलाने के बाद ही रविकांत की मौत हो गई। क्या रे करमजली, क्या पिला दिया मेरे पति को जिससे वो मर गए? मनहूस लड़की, तुझे अपने पिता की जान लेते शर्म नहीं आई? कीर्ति रोते हुए बोली। नहीं माँ, मैंने तो वैद्य जी द्वारा बताई गई एक औषधि पिलाई थी। मैं भला अपने ही पिता की जान क्यों लूंगी? रविकांत के देहांत के बाद कीर्ति पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी सौतेली माँ अनीता उसका और भी शोषण करने लगी। वो कीर्ति के ऊपर पैसे कमाने का दबाव बनाने लगी, जिससे घर का गुजारा हो सके। कीर्ति खाना अच्छा बनाती थी, इसलिए वो दूसरों के घर जाकर खाना बनाने लगी और उससे जो भी पैसा मिलता वो अपनी सौतेली माँ अनीता को दे देती। लेकिन अनीता फिर भी कीर्ति को पसंद नहीं करती है, क्योंकि वो अपनी बेटी नेहा को ही श्रेष्ठ समझती है। माँ, देखो ना, कीर्ति दीदी ने मेरे मेकअप बॉक्स में से मेरा पाउडर चुराकर अपने मुंह में लगा लिया। क्यों रे कीर्ति, तूने मेरी बेटी के पाउडर क्यों चुराए? मैंने पाउडर चुराए नहीं माँ, बस थोड़ा सा लेकर लगाया है। जिनके यहाँ मैं काम करने जाती हूँ उनके यहाँ कोई वीआईपी मेहमान आने वाले हैं, इसलिए उन्होंने मुझे सज सवर कर आने को कहा था। काली कलूटी कीर्ति, तू कितना भी पाउडर अपने कलूटे मुंह में पोत ले, मेरी बेटी नेहा जितनी सुंदर कभी नहीं हो सकती। हाँ, नहीं तो आगे से मेरी बेटी का कोई भी सामान चुराया तो तेरे हाथ तोड़ दूंगी। कीर्ति रोते हुए वहाँ से चली जाती है। कीर्ति का सौतेला भाई वीर पढ़ने में बहुत होशियार था और दिन भर किताबों में ही खोया रहता है। a plus b plus c square is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2ac plus 2bc। क्या कर रहे हो वीर? अलजेब्रा का फॉर्मूला याद कर रहा हूँ दीदी। शाबाश वीर, मुझे पूरा विश्वास है एक दिन तुम बहुत बड़े इंसान बनोगे। गांव के सरकारी स्कूलों में पढ़कर बड़ा इंसान नहीं बन सकता दीदी। अच्छा, क्या कमी है गांव के स्कूलों में? ये पूछो क्या कमी नहीं है। आपको पता है दीदी, सारे बच्चे परीक्षा में कुछ भी याद कर नहीं जाते, क्योंकि मास्टर साहब सारे उत्तर ब्लैक बोर्ड पर लिखकर खुलेआम नकल करवाते हैं, और वो भी कुंजी से देखकर, क्योंकि उन्हें खुद भी सवाल हल करने नहीं आते। फिर तो यहाँ रहकर तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा वीर। तुम चिंता मत करो, तुम बस अपना सारा ध्यान पढ़ने पर लगाओ। मैं तुम्हारा दाखिला जल्द ही शहर के एक बड़े स्कूल में कराऊंगी। वीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसका एक बड़े स्कूल में पढ़ने का सपना पूरा होने वाला था। सच में दीदी, आप मेरा दाखिला शहर के एक बड़े स्कूल में करवाओगी? 16 आने सच वीर। कीर्ति एक एक रुपए जोड़कर पैसे इकट्ठा करती है और वीर का दाखिला शहर के एक बड़े से स्कूल में करा देती है। वीर के जाने से कीर्ति और भी अकेली पड़ जाती है, क्योंकि वीर ही उस पूरे घर में अकेला था जो कीर्ति के सुख दुख में साथ देता था। एक रात, माँ पापा, आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए?
मुझे आपकी बहुत याद आती है। क्या रे डायन, अकेले में किससे बड़बड़ कर रही है? सो जा, कल सुबह तुझे ही सारा घर साफ करना है, याद है ना? जी माँ, याद है। ठीक है, मैं सो जाती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। वीर की कॉलेज की डिग्री पूरी हो चुकी होती है और एक बड़ी कंपनी में उसकी नौकरी भी लग चुकी होती है। वो कुछ दिनों की छुट्टियां लेकर गांव आता है। माँ, कीर्ति दीदी, नेहा, कहाँ हो तुम सब? देखो कौन आया है। वीर सभी को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए उसने किसी को अपने आने की खबर नहीं दी होती है। अनीता, कीर्ति और नेहा आती हैं। अरे मेरे लाल, कहाँ था तू इतने दिन तक? तुझे देखने को मेरी आंखें तरस गई थी। अब आ गया हूँ ना माँ, जितना चाहे मुझे देख लो। कहो तो अपना एक फोटो भी निकलवा कर उसे फ्रेम करवा दूँ। हाँ भैया, ये ठीक रहेगा। इसी बहाने माँ को आपके होने का एहसास रहेगा और वो थोड़ा बहुत प्यार मुझ पर भी लुटा सकेंगी। नहीं तो जब देखो तब वो आपके ही ख्यालों में खोई रहती हैं। अरे कीर्ति दीदी, आप कैसी हैं? अनीता बीच में ही बोल पड़ती है। तुम्हारी कीर्ति दीदी बिल्कुल ठीक है। अब सारी बातें यही खड़े खड़े ही करेगा या पेट पूजा करने का भी विचार है? ए कीर्ति, जा मेरे लाल के लिए जल्दी से चाउमीन बना कर ला। आज मैं अपने वीर को अपने हाथों से चाउमीन खिलाऊंगी। कीर्ति फटाफट से चाउमीन बनाकर लाती है और सबको देती है। फिर वीर के बगल में बैठ जाती है। तभी, ए मनहूस लड़की, मेरे वीर के पास बैठने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? जा जाकर रसोई में खा। कीर्ति आंखों में आंसू भरे हुए चुपचाप रसोई में चली जाती है। क्या हुआ माँ, आप क्यों कीर्ति दीदी को इतना डांट रही हैं? अरे वीर बेटा, मैं नहीं चाहती कि तेरे पिता की हत्यारिन इस मनहूस लड़की की छाया भी कभी तेरे ऊपर पड़े। हत्यारिन? ये क्या बोल रही हो माँ? माँ बिल्कुल सही बोल रही है भैया। तुम हरदम किताबों में खोए रहते थे, इसलिए तुम्हें ये बात नहीं पता। अनीता वीर को वो औषधि वाली बात बताती है, जिस औषधि को कीर्ति ने अपने पिता रविकांत को बनाकर पिलाई थी, जिसके बाद रविकांत का देहांत हो गया था। वीर ये सुन गुस्से से आग बबूला हो जाता है और कीर्ति से बेइंतहा नफरत करने लगता है। रक्षाबंधन के दिन, जल्दी से राखी बांधो नेहा, कहीं शुभ मुहूर्त निकल ना जाए। मैंने तुम्हारे लिए शहर से एक बेशकीमती गहना मंगाया है। हमारे टाइम पर तो पूरे दिन तक शुभ मुहूर्त रहता था, अब तो टूटे हुए तारे की तरह शुभ मुहूर्त पल भर में ही खत्म हो जाता है। अनीता कभी भी कीर्ति से वीर को राखी नहीं बंधवाती थी, जबकि वीर कीर्ति से राखी बंधवाने के लिए हमेशा उत्सुक रहता था। कीर्ति को लगा इतने साल बाद शायद माहौल बदल गया होगा। वो राखी की थाली लिए वीर के पास जाती है। तभी, माँ, तुम इसे कह दो कि मैं इस हत्यारिन से राखी नहीं बंधवाऊंगा, ये किसी और को जाकर राखी बांधे। कीर्ति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अपने जिस भाई को उसने पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया, वो उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगा, ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। तुम्हें क्या हो गया है वीर? तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? बहकी बहकी बातें तो मैं तुमसे पहले कर रहा था कीर्ति दीदी। सॉरी, अब मेरी अक्ल ठिकाने आ गई है। अनीता अपनी बेटी नेहा की पसंद के एक लड़के साहिल से नेहा की शादी तय करती है, लेकिन उस घर में साहिल का एक सौतेला बड़ा भाई हीरा रहता है, जो कि बहुत ही गरीब था और रिक्शा चलाता था, क्योंकि उसके घर वाले उसे नहीं पसंद करते थे। साहिल, ना जाने हमारी शादी की शुभ घड़ी कब आएगी? कब तुम अपनी बारात लेकर मेरे घर आओगे? कब तुम्हारे नाम का सिंदूर मेरी मांग में होगा? थोड़ा और सब्र करो नेहा मेरी जान, कुछ ही दिनों में तुम मेरी और मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। समाज के अनुसार सबसे पहले बड़े भाई की शादी होनी चाहिए। इसी लोकलाज के भय से साहिल के माता पिता पहले हीरा की शादी करवाना चाहते थे, लेकिन रिक्शा चालक और गरीब होने के कारण कोई भी लड़की हीरा से शादी नहीं करना चाहती थी। ससुरा सारी दुनिया की खाक छान मारा, लेकिन इस हीरा के लिए एक लड़की नहीं मिल रही। अरे तो आपको कौन कह रहा है उसके लिए कोई अप्सरा ढूंढने को? किसी भी लड़की का गला पकड़ उसके मत्थे मर दीजिए। इस मनहूस हीरा के कारण मेरे बेटे साहिल की शादी भी अटकी पड़ी है। वीर के कमाने के कारण अनीता को अब कीर्ति की कोई भी जरूरत नहीं थी, इसलिए वो कीर्ति की शादी हीरा से करा देती है।
कीर्ति को अच्छा खाना बनाना आता ही था। वो हीरा के साथ मिलकर एक ढाबा खोलती है जो स्वादिष्ट भोजन होने के कारण चलने लगता है, जिससे कीर्ति और हीरा धनी बन जाते हैं और अपना एक घर भी ले लेते हैं। मुझे कसकर चूटी काटो तो कीर्ति। छूटी काटूं? भला वो क्यों? क्योंकि मुझे अभी भी लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ। एक दिन हमारा घर होगा। क्या तुमने कभी ये सोचा था? ये सब आपकी मेहनत और लगन का फल है। झूठ। ये सब तुम्हारे हाथों के स्वादिष्ट खाने और कार्यकुशलता का फल है। दोनों मुस्कुराने लगते हैं। इधर गांव में बुरी संगत में पड़कर वीर को शराब की लत लग जाती है। वो दिन भर शराब पीता रहता और अपने काम पर ध्यान नहीं देता, जिसके कारण उसे कंपनी से निकाल दिया जाता है। वीर की नौकरी जाने के बाद अनीता और नेहा पर गरीबी का पहाड़ टूट पड़ा। वो खाने को भी मोहताज रहने लगे और आखिरकार उन्होंने सिग्नल पर भीख मांगकर अपना गुजारा करने का निश्चय किया। भगवान के नाम पर दे दे बाबा, गरीब की भूख तो मिटा दे। गरीब देगा तुझे दुआ, उसकी आंखों के आंसू हटा दे। दूर हट, दूर हट। ना जाने कहां कहां से ये लोग मुंह उठाए आ जाते हैं। आदमी खुद इस महंगाई से त्रस्त है। 100 रुपए किलो टमाटर मिल रहे हैं, ऊपर से ये लोग बेशर्म की तरह पैसे मांगने आ जाते हैं। एक दिन सिग्नल पर बैठकर खाना खाते हुए एक कार वाला वीर पर अपनी गाड़ी चढ़ा देता है और वो घायल हो जाता है। उसके सारे शरीर से खून बहने लगता है। अनीता और नेहा वीर को लेकर दौड़ती हुई अस्पताल जाती हैं। अस्पताल वाले वीर का इलाज करने से मना कर देते हैं क्योंकि अनीता के पास पैसे नहीं होते हैं। अनीता रोते हुए वीर का इलाज करने की प्रार्थना करती है, लेकिन अस्पताल वाले उसकी एक नहीं सुनते हैं। वो रक्षाबंधन का दिन होता है। कीर्ति रक्षाबंधन में देश के सिपाहियों और डॉक्टर आदि को हर साल राखी बांधती थी। वो वहाँ पर अपने पति हीरा के साथ आती है, जहाँ अपनी सौतेली माँ अनीता की दुर्दशा देखकर उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। अरे माँ, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? फटी हुई साड़ियाँ, टूटे हुए कटोरे, ये सब क्या है? और नेहा, क्या अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई? अनीता रोते बिलखते कीर्ति को सारी आप बीती सुनाती है। इतना सब कुछ हो गया माँ, और तुमने एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? मैं किस मुंह से तुम्हें बताती बेटी? मेरे मुंह पर तो तुम्हारे साथ घोर अन्याय करने की कालिख लगी हुई है। तभी डॉक्टर वहाँ पर आ जाते हैं। वीर के शरीर से बहुत ज्यादा खून बह गया है, उन्हें खून की सख्त जरूरत है। और हाँ, आप लोग पैसे काउंटर पर जमा कर दीजिए, मैं उनका इलाज अभी शुरू कर देता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, आप इलाज शुरू कीजिए, पैसे मैं जमा कर देती हूँ। और खून आप मेरा ले लीजिए, मेरा और वीर का ब्लड ग्रुप सेम है। अनीता, नेहा और वीर को ये देख आश्चर्य होता है कि जिस कीर्ति के साथ हमने इतना बुरा सलूक किया, आज उसके पास बदला लेने का मौका होने पर भी उसने हमसे बदला नहीं लिया। वो अपनी गलती के लिए कीर्ति से माफी मांगते हैं। कीर्ति उन्हें माफ कर देती है। तुम वास्तव में बहुत महान हो बेटी। तुम्हें पता है तुम मेरी सगी बेटी क्यों नहीं हो? क्योंकि महान व्यक्तित्व को महान माता ही जन्म दे सकती है, मुझ जैसी नीच औरत नहीं। अरे माँ, तुम फिर शुरू हो गई। तुम मेरी माँ जैसी नहीं बल्कि मेरी दूसरी माँ ही हो। वीर भी बेड से उठकर बैठ जाता है और अपनी कीर्ति दीदी से राखी बांधने को कहता है। इस तरह कीर्ति का अपने भाई वीर को राखी बांधने का सपना पूर्ण हो जाता है। ये कीर्ति के जीवन का पहला रक्षाबंधन होता है जो अस्पताल में मनता है। कुछ ही दिनों में वीर स्वस्थ हो जाता है और कीर्ति के ढाबे पर मैनेजर के पद पर कार्य करने लगता है। कीर्ति के समझाने पर वो नशा करना भी छोड़ देता है। अनीता और वीर कीर्ति और हीरा के साथ ही उसके घर में रहते हैं। नेहा की शादी कीर्ति ने धूमधाम से साहिल के साथ कर दी होती है।